तो आज पढ़ाएंगे इसमें सॉलिड स्टेट में फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन इंडिसेस। लाइन इंडिसेस गिवन है H1 K1 L1 है। लाइन इंडिसेस है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट में नहीं है, कैपिटल ब्रैकेट में है, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। S2 K2 L2 है। तो यहाँ पे देखो सपोज करते हैं कि एक वेक्टर ये है, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 z1 है, फाइनल कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए को पता होगा, ये वेक्टर ए को लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 हो गया j कैप प्लस z2 माइनस z1 हो गया k कैप। यही हो गया तुम्हारा क्या चीज, x1 i हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि हम बताए थे अभी लाइन इंडिसेस निकालने का तरीका बताए थे ना, तुमको याद होगा। कोई भी जैसे एक क्यूबिकल बॉक्स लिए थे, यहाँ पे याद होगा तुमको x y z लिए थे ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, 1 0 0 लिए थे, याद है। ये कोऑर्डिनेट है 1 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। इसका लाइन इंडिसेस कैसे निकाले थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए थे तो 1, 0 में से 0 गया, यही ना निकाले थे। ये लीनियर लाइन इंडिसेस है जो डायरेक्शन को बताता है, O टू A डायरेक्शन को बताता है ना, O टू A लाइन इंडिसेस। उसी तरह से ये हो गया x2 माइनस x1 फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, h1 i कैप हो गया, ये हो गया k1 k कैप और ये हो गया l1 k कैप, हो गया ना, ये हो गया वेक्टर ए। सिमिलरली मान लो कि एक वेक्टर बी है, एक लाइन इंडिसेस ए है और एक क्या है बी है। मान लो ये ए है, इधर है ए डायरेक्शन, इधर है बी, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसी सिमिलरली क्या होगा, h2 i कैप प्लस k2 k कैप और l2 k कैप, ये हो गया टू वेक्टर। अब इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। याद होगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच का जब हम एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल निकालना रहता है। तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b। यहाँ पे cos थीटा क्या लेंगे, a vector dot vector b by magnitude of vector a and magnitude of vector b, ये लेते हैं ना। यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, i डॉट i 1, तो h1 h2 होगा, h1 h2 प्लस क्या होगा k1 k2 k1 k2 प्लस l1 l2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्या होगा रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। इससे हमको क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा। cos थीटा हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर लाइन इन h1 h2 k1 k2 l1 l2 बाय रूट अंडर l1 स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर होगा ना, पहले k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर रूट अंडर h2 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर होगा। ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या हो गया,
लिखिए। देखो डेंसिटी भी हम लोग लाइन इंडिसेस जब समझ गया तो डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। प्लेनर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? प्लेनर टू फाइंड द प्लेनर डेंसिटी, प्लेनर डेंसिटी। देखो सबसे पहले लेटिस जो होता है, तो लेटिस क्या होता है? एक होता है मोनो एटॉमिक लेटिस, एक होता है डायटॉमिक लेटिस। समझे ना? डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक लेटिस और पॉली एटॉमिक लेटिस हो सकता है। समझिए? लेटिस पॉइंट आवाज कट के आ रहा है। वही देख रहे हैं। आवाज कट रहा है। हेलो, अब ठीक है? जी सर, ठीक है। अच्छा चलो तब ठीक है। देखो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, ट्रायटॉमिक लेटिस। डायटॉमिक लेटिस हो गया, मोनो एटॉमिक लेटिस हो गया। डायटॉमिक लेटिस, ट्रायटॉमिक लेटिस और पॉली एटॉमिक लेटिस होता है। पॉली एटॉमिक लेटिस में भी पॉली एटॉमिक लेटिस। What is do you mean by monoatomic lattice? Monoatomic lattice means if there is only one एक atom is attached with one lattice point. ये हो गया लेटिस पॉइंट और ये हो गया एटम। क्या हो गया? एटम। ये हो गया लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट हो गया और ये हो गया तुम्हारा एटम। इसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पे वन लेटिस देखना ना, वन लेटिस पॉइंट से क्या है? एक एटम अटैच है। इसी को हम कहते हैं monoatomic lattice. It means कि one lattice point से there is only one atom is attached. जो भी स्पेस में जो इमेजिनरी जो पॉइंट लेते हैं, इसको हम कहते हैं lattice point. There is one atom attached with each lattice point. That is called monoatomic. लेटिस पॉइंट हो गया और एक एटम हो गया जो बेसिस है। नहीं, यहाँ पे लेटिस और बेसिस, लेटिस पॉइंट और बेसिस मिलके क्या बनता है? लेटिस स्ट्रक्चर। यानी देयर इज ओनली वन एटम इज अटैच्ड, दैट इज मे बी सोडियम, नहीं पोटेशियम। ये हो गया मोनो एटॉमिक लेटिस। ओके, हेलो। हाँ हाँ, क्या हो गया? हम कॉलेज में है, कॉलेज में हो गया हमको।
देखो समझ गया, तो ये हो गया मोनो एटॉमिक लैटिस का मीनिंग समझ लिया। अब है तो देखो, तो मोनो एटॉमिक लैटिस में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना, जस्ट लाइक इक्वल होता है स्ट्रक्चर। और ये जो हो गया डायटोमिक लैटिस, इसका क्या मीनिंग हो गया? लैटिस पॉइंट पे 2 एटम रहते हर एक लैटिस पे। लैटिस पॉइंट में 2 एटम अटैच है, जो हो गया डायटोमिक। डायटोमिक कौन हो गया? 3 एटम अटैच है 1 एटम से, तो हो गया ट्राइएटॉमिक। जब 1 लैटिस एटम से बहुत सारा एटम अटैच रहेगा तो हो गया पॉली एटॉमिक। समझ गया? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल। स्मॉल एन जहां रहेगा समझ जाना कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है इन ए यूनिट सेल, और स्मॉल एन बताएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। समझ गया? कैपिटल एन क्या हो गया? इफेक्टिव effective number of lattice points in a unit cell. Effective number of lattice point in a unit cell. जैसे बहुत सारा लेटिस पॉइंट है, तो ओनली हम 4 लेटिस पॉइंट को मिला के एक स्ट्रक्चर एक ले लिए यूनिट सेल, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितना हो गया वो निकालेंगे। हर एक का 1/4 हो रहा है, तो 1 ही होगा ना। अब स्मॉल एन हो गया, जो बताए भी थे कि स्मॉल एन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो हमको निकालना क्या है, बेसिस। तुमको अब ये बताएं कि लेटिस पॉइंट से क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है? बेसिस जुड़ा हुआ रहता है नहीं, तो इफेक्टिव लेटिस पॉइंट से बेसिस जुड़ा हुआ रहेगा। एन इफेक्टिव हो गया नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, और इससे क्या जुड़ा हुआ रहता है? बेसिस। बेसिस मींस वही ने बताया है, मोनोएटॉमिक डायटोमिक में 2 एटम होगा, बेसिस 2 होगा, ट्राइएटॉमिक में 3 होगा, और बराबर क्या होता है? इज इक्वल टू बनता है यूनिट सेल। यानी यहाँ पे जो होगा स्मॉल एन हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। बेसिस इज इक्वल टू कितना एटम है वो कैसे निकालेंगे? यदि हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल का पता है, लेटिस पॉइंट पता है, तो वो डायटोमिक होगा कि ट्राइएटॉमिक होगा कि पॉलीएटॉमिक होगा, उसको निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। बेसिस इज इक्वल टू जो होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल बाय एन कैपिटल इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट। डिवाइड कर देंगे तो तुमको बेसिस आ जाएगा कि ये मोनोएटॉमिक है कि डायटोमिक है कि ट्राइएटॉमिक। आया समझ में? और एंगल निकालना भी समझ गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्लेनर डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्लेनर डेंसिटी प्लेनर डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा से। प्लेनर डेंसिटी रो से करते हैं, मान लेते हैं रो एच के एल, समझिए ना। लाइन इंडिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं एच के एल से, तो क्या होगा? प्लेनर डेंसिटी। डेंसिटी कहाँ पे होगा? प्लेनर डेंसिटी यानी एरिया पे न होगा, एटम्स
तो इसीलिए प्लेनर डेंसिटी में हम एरिया लेंगे कि पर यूनिट एरिया में कितना लाई करेगा नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी प्लेन में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लेनर डेंसिटी। द प्लेनर डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन बाई एरिया हो जाएगा उस प्लेन का, प्लेन होगा एरिया ऑफ ए प्लेन, एरिया ऑफ द प्लेन हो जाएगा प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेनर डेंसिटी। निकालने का फार्मूला हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन बाय एरिया ऑफ द प्लेन निकाल लेंगे। आगे समझ में। और इफेक्टिव कैसे निकालते हैं तो बता दिए थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट निकालने का फार्मूला भी बता दिए थे, याद होगा, बताने का नहीं जरूरत है, वैसे एक बार वो नहीं पढ़ा होगा आज तो लिख देते हैं। देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है, 1/8 इसके लिए क्यूबिकल यूनिट्स के लिए 1/8 और नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट एट कॉर्नर लेंगे जो बताए थे इनटू प्लस हो गया NF, फेस पे कितना है लेटिस पॉइंट, नहीं फेस पे, और प्लस हो जाएगा इनसाइड अंदर में कितना हो, नहीं जिसमें कि 1 होगा, हाँ तो 1 इंटू बीच में जो भी होगा 1 एटम होगा, हाफ तो हो नहीं सकता है, तो अंदर में जितना नंबर ऑफ एटम है उसको 1 से ये निकालते हैं इफेक्टिव। स्मॉल n जब ले लेंगे स्मॉल n तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी सेम फार्मूला होगा, सेम सिचुएशन होगा, केवल इसमें स्मॉल से लिखेंगे NF प्लस 1 इंटू NI। इफेक्टिव नंबर ऑफ का निकालने का जरूरत पड़ेगा ऊपर में, डेंसिटी प्लेनर डेंसिटी फाइंड आउट करने में आपको इसका मदद मिलेगा, नहीं इसके बिना हम निकाल नहीं सकते हैं। जैसे अब देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है, कैसे निकालते हैं, प्लेनर डेंसिटी बता रहे हैं तुमको, जब लाइन इंडिसेज आ गया समझ में तो इसी वे में ये फाइंड आउट कर सकता है। जैसे हमको प्लेनर डेंसिटी निकालना है, देखो ठीक है, तो लाइन इंडिसेज में इस प्लेन का जो लाइन इंडिसेज है, इस प्लेन का लाइन इंडिसेज कितना है बता चुके हैं ना, 100 है लाइन इंडिसेज जी ये प्लेन हुआ, ठीक है, ये हो गया जिसका लाइन इंडिसेज पता है, इसका इस लाइन का 100 लिया लाइन का भी लिए थे, याद होगा लाइन इंडिसेज का वैल्यू 100 आया था, तो ये जो प्लेन है ये प्लेन ये है, तो इसका होगा वही इसका होगा। ठीक है, इसका 010 लिए थे, तो 1 सिर्फ याद रहना चाहिए किसका कितना लाइन इंडिसेज है, बनाते बनाते याद ही हो जाता है।
अब तुमको हमको निकालना है, देखो इसका प्लेनर डेंसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरिया जो होगा इस प्लेन का, जो एरिया होगा वो कितना होगा? सबसे पहले इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो एक प्लेन जो है इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? हर एक यहाँ पर लेटिस पॉइंट पे क्या है? एक एटम अटैच है, मोनोएटॉमिक है, एक अटैच है, तो इफेक्टिव इसमें कितना हो जाएगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होगा, कर लेंगे इक्वल टू 1/8, ठीक है। और कितना एटम है इसमें निकालेंगे तो एज पर तो एक भी नहीं है, नहीं इसके एज पर एक भी नहीं है, इसमें तो इसमें 1/8 नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए निकालेंगे तो 4 है, 1 2 3 4 एटम, तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 4, इसके कहीं नहीं है, सब 0 0 हो जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1 नहीं होगा इस प्लेन के लिए, सिर्फ इस प्लेन के लिए क्या होगा? 1। इसका एरिया कितना होगा? मान लीजिए एरिया इसका साइड लेंथ क्यूब का ए है, इसका एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो प्लेनर डेंसिटी जो होगा HKL वो क्या हो जाएगा? 1/a²। समझिए ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालिए सिर्फ इस प्लेन के लिए, 1/a² हो जाएगा इसका प्लेनर डेंसिटी। है समझ में? इसी तरह से हमको ये हो गया प्लेनर डेंसिटी, इस प्लेन का हो गया 100 का। मान लेते हैं हमको प्लेनर डेंसिटी निकालना है 110 प्लेन का, है 110 प्लेन का निकालना है प्लेनर डेंसिटी, समझ गया? 110। कैसे निकालेंगे 110 का प्लेनर डेंसिटी? ऑडियो नहीं आ रहा। अच्छा तो जैसे अब जा रहा है ना? हेलो। जी सर। आप अच्छा देखो, अब हमको निकालना है प्लेनर डेंसिटी ऑफ 110 का, प्लेनर डेंसिटी ऑफ 110। ये जो है ना बेस है, और इसके ऊपर में जो रखा हुआ है ऊपर वाला प्लेन है, ये है नीचे वाला बेस, ये बेस, ये बेस में है और ये फोर ऊपर में मिला देंगे तो बनेगा। हो गया। अब देखो तुमको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि 110 प्लेन होगा कौन? नीचे वाला 110 बेस, प्लेन, बेस वाला। हाँ 110 प्लेन जो हम लेंगे, यदि हम इसको क्या कहते हैं लाइन इंडिसेस नहीं है, तो प्लेन के लिए लेते हैं क्या चीज? मिलर इंडिसेस। 110 तो प्लेन का तो मिलर इंडिसेस होगा, प्लेनर डेंसिटी में तो मिलर इंडिसेस का यूज करेंगे, क्योंकि मिलर इंडिसेस से ही रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा प्लेन होगा ये 110 प्लेन। तो कल बताए थे वैसे नहीं, XYZ में 110 कौन सा प्लेन होगा? 110
याद है? ऊपर एक्स वाला और वाई दोनों कॉमन है, समझे? ये है एक्स, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो 1 1 XY लेना है। हाँ 1 1 XY और 0। एक्स वाई जो प्लेन है 1 1 है, समझिए ना? यानी इंटरसेप्ट जो करेगा ए और ए पे, एक्स पे भी इंटरसेप्ट करेगा और वाई पे भी इंटरसेप्ट करेगा, नहीं? जेड के एक्स और वाई पैरेलल। दोनों पे इंटरसेप्ट करेगा। ऐसे कर लिया, एक्स वाई पे इंटरसेप्ट, एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट हो गया ना, एक्स वाई हो गया इंटरसेप्ट। और वाई क्या है? जेड बराबर इंफिनिटी, नहीं जेड एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल। हो जाएगा, ये ना होगा। एक्स इक्वल टू ए पे इंटरसेप्ट करेगा, वाई बाय ए, और जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे इंटरसेप्ट करेगा। तो ये हो गया पैरेलल, इसको हम मिला देंगे, समझ गया ना? इसको थोड़ा हम इधर ले लेते हैं, यहाँ से आगे ना समझ। जी सर। ये जेड एक्सिस है ना, तो ऐसे है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के पैरेलल में ये जो प्लेन है ना वो तो ऐसे है ना, एक्स और वाई पे कट कर रहा है, और ये वाई जेड जो है ऊपर को टच कर रहा है, ऊपर वाले को, लेकिन जेड एक्सिस के पैरेलल है ये हो गया तुम्हारा क्या चीज हो गया? 1 1 0 प्लेन हुआ है, 1 1 0 मिलर इंडिसेस का हो गया 1 1 0, समझे? इसका डायरेक्शन जो होगा along जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब जेड एक्सिस के along होगा, नहीं बाहर बोर्ड के। जेड एक्सिस के along होगा। ये हो गया 1 0 0 हो गया लाइन, जेड एक्सिस के पैरेलल इसका डायरेक्शन, प्लेन का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी ये प्लेन हो गया 1 1 0। अब इसमें निकालना क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें x का वैल्यू 1 है, k का भी वैल्यू 1, h का भी वैल्यू 1 हो गया, लाइन इंडिसेस ये हो गया, मिलर इंडिसेस h k का वैल्यू 1 और l का वैल्यू हो गया 0, नहीं हो गया? l का वैल्यू 0 हो गया, इंटरसेप्ट भी समझ गया, x a y a। अब इसका एरिया भी निकाल लेंगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो ये देखो स्क्वायर, जस्ट लाइक स्क्वायर, जस्ट लाइक एक स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का ही डायगोनल हो गया, हो गया ये जो होगा इसका डायगोनल वो होगा ए स्क्वायर, कितना होगा? √2a, क्या होगा? √2a हो गया डायगोनल, एरिया निकल जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो नहीं, 2a स्क्वायर। हाँ √2a स्क्वायर कर देंगे। ये साइड पता है, और ये साइड तो ए है ना, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो एरिया हो गया √2a स्क्वायर। समझ में? अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा, नहीं? इसमें देखो, इसमें पूछेगा कि इसमें रेडियस ए जो है, ए का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज ए साइड लेंथ? ए का वैल्यू दिया नहीं रहेगा वो। तो देखो ये एटम्स है ना, एटम्स है, क्या है यहाँ पे? एटम्स 2r हो जाए, 2r।
ठीक है, 2r हो जाएगा। यानी दो एटम यदि है, इससे को टच कर रहा है, तो यहाँ a की जगह कितना हो जाएगा 2r, ये भी r, तो a इक्वल टू रख देंगे 2r, समझे। एरिया जो होगा ना √2a², तो हो गया 4r², हो गया 4√2r² हो गया इसका एरिया। और n इफेक्टिव जो होगा वो तो 1 में हो जाएगा, क्योंकि 4 एटम है ना, 1 2 3 4, ऐसा है। तो 4 × 1/4 करेंगे तो 1 न होगा, इसीलिए प्लेनर डेंसिटी जो होगा यहाँ पे 110 का प्लेनर डेंसिटी कितना हो जाएगा 1/4√2 ऐसा है। जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। 1/√2r² होगा। इसी तरह से हम निकालेंगे 1 प्लेन का। देखो जो ऊपर वाला प्लेन को टच कर रहा है, find out plane L plane 1 1 1 दे देगा, प्लेन है, आसान है। इसमें इंटरसेप्ट x बराबर भी a, y बराबर भी a और z बराबर भी a, z इक्वल टू भी a होगा ना। x y ये इंटरसेप्ट हो गया, x इक्वल टू a, ये भी a, ये भी a, और z इक्वल टू भी a न होगा। ऐसा में यदि प्लेन न हुआ 1 1 1, ऐसा में जी इंटरसेप्ट 1 1 हो गया। ये प्लेन का जो डायरेक्शन होगा, जेड एक्सिस तो ऐसे है, जेड एक्सिस ना, ऐसे इधर डायरेक्शन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन के बीच, इस प्लेन का डायरेक्शन इधर होगा, है समझ में, क्योंकि ये है तुम्हारा जेड एक्सिस और इस पे भी कट कर रहा है, तो ये प्लेन होगा, ये प्लेन इस पे जो भी प्लेन पड़ेगा तो उसका डायरेक्शन किधर ना होगा, प्लेन का डायरेक्शन। अब देखो 1 0 0 के डायरेक्शन। अब इसका देखो इफेक्टिव जो इसमें निकालेंगे, इसके अंदर कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ये तो पता है कि HKl का वैल्यू Hb1 है, Kb1 है और Lb1, तीनों का वैल्यू 1 1 है। इंटरसेप्ट भी समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ। अब यहाँ पे हमको निकालना है इसका एरिया, जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इसका बराबर हो गया, जी इस साइड होगा इसका इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया कितना हो जाएगा इसका √3a²/4 होता है इक्विलेटरल वाला।
हाँ, इसका तो तीनों का कोऑर्डिनेट जो होगा 1 1 1 में होगा, लाइन इंडिसेस जो लेंगे। सर साइड का लेंथ ए ही होगा या √2 है? हाँ, साइड लेंथ ए है, तीनों ए है। इफेक्टिव नंबर ऑफ जो इसमें निकालेंगे एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1/6 हाँ 1/6 आ जाएगा ना? हाँ 1/6 हो जाएगा, समझ गया? 1/6 इंटू 3 3 हो जाएगा। 1/2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया 1/6 हो गया। 1/6 कैसे हुआ समझा रे आशुतोष? जी 60 डिग्री हाँ, 60/3 60 60/3 60 करेंगे, ये हो गया 1/6 इंटू कितना एटम है 1 2 3, तो 1/2 हो गया इफेक्टिव नंबर। आएगा समझ में? जी अब यहाँ जो ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो 2r के बराबर भी यहाँ भी होगा जी सर। नहीं, ए का यहाँ वैल्यू पे यहाँ सर भी होगा 2r होगा। यहाँ पर एरिया तो हो गया √3/4a² होता है ना, तो इफेक्टिव नंबर हो गया एरिया 1/2 तो इसका √3/2a² हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री लेंगे ना, तो a होगा 30 हो गया a/2, ये तो क्या हो गया cos 60 हो गया, इसको लेंगे sin 60 लेंगे, ये हो गया t/n होगा √3/2a हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? जी सर। बेस इन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, ए की जगह रख देंगे तो प्लेनर डेंसिटी कितना हो जाएगा 1 1 1, ये हो गया 1/2 इंटू एरिया ऑफ द प्लेन, कितना हो जाएगा √3/, अच्छा इसका नहीं √3a² निकालेंगे, हाँ तो √3 होगा ना, √3/2 4a² हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा ऊपर। कट लिया जाएगा।
क्या ये ना होगा? हाफ कट गया। हाँ ये है। ए की जगह 2 रख देंगे तो आ जाएगा आराम से। जी देखो अब मेन हमको देखना है कि इसका प्लेनर डेंसिटी तो सिंपल हो गया, 1 प्लेन का हो गया। अब जैसे फाइंड आउट प्लेनर डेंसिटी तुमको पूछ देगा इसका 110 या 100 है, बीसीसी और एफसीसी सब पूछेगा प्लेनर डेंसिटी फॉर, यानी इस तरह से प्लेनर डेंसिटी 100 दे देगा 110 तो है ना 11 प्लेन इसमें तो दे देगा बीसीसी और एफसीसी का ऑफ बीसीसी एंड एफसीसी पूछ देता है, समझा? ये हो गया बेस सेंटर्ड हो गया क्यूबिक यूनिट सेल, आई हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। है समझ में? जी सर। तो बेस सेंटर्ड में जो पूछेगा तो इधर तुम खुद भी निकाल सकते हो। तुमको मेन याद रखना है, देखो मेन ये याद रखना है एक चीज कि जैसे अब बीसीसी हुआ नहीं तो बीसीसी में दे देगा कि इफेक्टिव 100 जो होता है 100 वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये प्लेन हो जाएगा 100। देखो 100 तो यही ना हुआ, ये हो गया 100 ये प्लेन हो गया 100 ये प्लेन है कि नहीं 100। अब इसमें दे दिया है बीसीसी, तो जब बीसीसी होगा तो इसके बेस में एक एटम होगा ना, जी सर। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ 2 हो गया। हाँ समझ गया ना, एन इफेक्टिव। इसी तरह से दे देगा फेस सेंटर्ड में, समझ गया? और सब कुछ सेम ही रहेगा, केवल ये चेंज करेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो हम पहले ही बता चुके हैं, नहीं ये सब बना के देखना तुम लोग क्या, ठीक है। क्योंकि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होगा फेस जैसे फेस सेंटर्ड है तो उसके फेस पे हो जाएगा ना, एक और आ जाएगा। हाँ तो 1/2 हो जाएगा, और जितना 6 फेस है नहीं 1/8 into 8 कॉर्नर पर होगा तो 1/8 into 8 हो जाएगा, तो 1 हो गया। और 1 into 1 यदि बीच में हो गया तो 1 into 1 हो जाएगा, 1/2 into 6। एक्सक्यूज मी सर, क्या सर इसी में ना सर सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन यूज होता है? कि डेंसिटी में सॉलिड एंगल तो आगे आएगा, तो डेंसिटी जैसे अभी आप एक मिनट अच्छा, सर, हाँ, जैसे अभी आप एटम को जैसे डिवाइड किए हैं तो उसमें जो अच्छा, एंगल जो निकल रहा है जैसे FBCC में, तो एक तो सेंटर बेस में और चारों कॉर्नर पे है एटम,
और सब जितने भागों में बटा, तो वही सर पूछना हाँ। सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन। हाँ वो तो जरूरत है ही एंगल का, सॉलिड एंगल का। हाँ ये बात तुम सही कहा, हमारा बात अब समझ गए तुम क्या कह रहा है। हाँ वही सॉलिड एंगल लेते हैं, जो सॉलिड एंगल कितना बना रहा है अंदर में, इनसाइड द क्रिस्टल। एकदम सही कहा। अब इसी में मान लेते हैं कि 1 1 प्लेन है। अब 1 1 प्लेन है और बेस सेंटर्ड है, 1 1 प्लेन में बेस सेंटर्ड है। इफेक्टिव तो अभी तुम पढ़ा था ना कि इफेक्टिव जो है ऐसे पढ़ा था ना, 1 1 प्लेन ऐसे लिए थे, एक तो बीच में आ गया नहीं। देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है बताते हैं। जैसे 1 1 प्लेन है, सपोज करो आप बेस सेंटर्ड लेना है, 1 1 प्लेन इन सर बेस सेंटर में तो a बराबर 4r हो जाएगा ना। इसमें इफेक्टिव जब पूछेगा नंबर ऑफ एटम तो क्या होगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होगा इसमें जो पूछेगा वो बेस सेंटर्ड है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बेस सेंटर्ड में 1 1 प्लेन के लिए पूछेगा इफेक्टिव जो है नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो पूछेगा एंड इफेक्टिव क्या लिखेगा, 1/4 into 4 लिखेगा ना, अकॉर्डिंग टू यू। 4 का है ना, 4 है। हाँ हाँ अब प्लस क्या लिखते हैं, 1/2 प्लस एक और हो गया। फेस पे तो एक भी नहीं है तो जीरो होगा। प्लस क्या लिखते हैं, 1 into ni लिखते हैं ना, तो क्या होगा यहाँ 2 ये तो हो गया एक और एक 2 हो गया एटम। हाँ देखो इसी में कंफ्यूजन होता है। 2 एटम हो गया। हाँ समझे ना, एक इसके फेस पे भी ना गया तो 1 into 1 लिखेंगे ना यहाँ। क्या हाँ 1 + 1 2 एटम हो गया। हाँ तो वो देखना है। लेकिन इसके बेस में यदि इसके बेस में ये है तो इसका मतलब क्या है, प्लेन यदि प्लेन ऐसे है, देखो प्लेन है इस तरह से जेड एक्सिस है ना, और ये कट कर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो पैरेलल है, ये कभी नहीं कट करेगा जेड एक्सिस को, ये टच कर रहा है ऊपर वाले प्लेन को, ऊपर में जो प्लेन है उसको टच कर रहा है। सर एक मिनट सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो सबसे लंबा जो डायगोनल होगा इसका, एक मिनट सर, सबसे लंबा डायगोनल जो होगा इस क्यूब का, तो उसमें तो लगभग माने रेडियस 4 रेडियस न हो गया। √3 = 4। हाँ रेडियस 4 हो गया ना, सबसे लंबा डायगोनल जो है। कुछ भी होगा इसका टोटल लेंथ ऐसे न लेंगे। हाँ तो है तो इसका तो लेंथ लेंगे हम, तो √2 न होगा टोटल लेंथ। अब उसको हम कर देंगे इक्वेट, 4r होगा तो 4r से इक्वेट कर देंगे, 2r होगा तो 2r से इक्वेट कर देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाएंगे आगे, इससे पता चलेगा। हम करें कभी कभी जब ये प्लेनर डेंसिटी निकालते हैं ना, तो अब ये जो इस सरफेस को टच कर रहा है ये हुआ ऊपर वाला सरफेस, अब इस ऊपर वाले सरफेस को टच कर रहा है और बेस में यदि हम रख दिए एटम तो इस प्लेन पर ही एटम नहीं ना लाई करेगा, शो कर देते। कभी कभी लगेगा कि इसके अंदर में है लेकिन वो उसके प्लेन में लाई नहीं करता है, ये ध्यान देना है, ये हम बता रहे हैं। तो इसमें तो कर ना, बॉडी सेंटर है तो सेंटर में रहेगा ना एक एटम। हाँ बॉडी सेंटर है तब
बॉडी में है इसीलिए करेगा, इसमें टच करेगा। बॉडी में रहेगा, सब में लाइक करेगा, ये जो 111 जो है उसमें तो लाइक करेगा ही। हाँ, अब जैसे एफसीसी है, मान लो एफसीसी में फेस सेंटर में 1 में नहीं करेगा। हाँ, जैसे फेस सेंटर्ड है। 1 में इसमें नहीं करेगा, 111 हाँ, भाग। ये ध्यान देना है। इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव जो हो जाएगा, 1 हाँ 1 +1, एक तो लाइक करेगा, एक जो अंदर में होगा बीसीसी में, एफसीसी है ना, एफसीसी में क्योंकि ये हो गया नीचे वाला सरफेस, ये हो गया ऊपर वाला, ये वो ऊपर में लाइक कर रहा है, एक नीचे FCC हो गया। और एफसीसी में यदि ऐसा ही लेंगे प्लेन, इस तरह का प्लेन 1 प्लेन यदि इसमें लेंगे तो क्या होगा? दो करेगा समझा। तो इसमें 2 हो जाएगा, आगे 1/4 हो गया, आगे वाला एक पीछे वाला। 2 तो इसमें जो है ना, ये यहाँ आ जाएगा, एक ये आ जाएगा इस इधर होगा, इधर ऐसे होगा, समझ गया? एक यहाँ लाइक कर जाएगा, सुना कि नहीं? यदि 1 प्लेन है एक यहाँ होगा, आप समझ में आया? जी, और एक आगे 1 प्लेन है, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होगा 1/4 into 4 plus 1/3 into 1/4 into 4 प्लस 1/2 into 2 हो 2 जाएगा। into 2। इस पे भी ये लाइक कर रहा है, इस एज पे और इस एज पे ये वो लाइक कर रहा है, 2 एज पे 2 लाइक करेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, समझ गया? जी, इसमें होगा ना सर, √2a = 4r। हाँ, वैसे प्लेनर डेंसिटी के लिए जो है ना टेक्निक बता, डायग्राम भी बना सकते हो याद रखने के लिए, बता देते हैं। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी तीनों बताए ना अभी, तो तीनों के लिए इसे डायग्राम बना लो।
लेविस लेटिस होगा सिंपल क्यूबिक में बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, अब मान लेते हैं पहले लिए थे 100 का, उसके बाद 110 लिए थे, 11 लिए थे, उसके बाद हो गया फिर इस तीनों तो सबसे पहले तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ जो लिए थे सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट डबल लिख देते हैं इससे, लेकिन हटेगा 1 इसका 1/2 आया था, याद होगा सिंपल क्यूबिक में। और बीसीसी में क्या आया था 1 2 और 1 में निकाले थे 1/2 इफेक्टिव नंबर ऑफ। और एफसीसी में कितना होगा अब देखना करके 2 2 2 सब में 2 होगा, अभी तुरंत निकाले हैं ये। तो ई जब आ गया तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे एटॉमिक का प्लेनर डेंसिटी के लिए अलग से, तो थोड़ा छोटा करके इधर लिख सकता है, फिर यहाँ लिख देगा 100 के लिए, तो क्या 110 के लिए प्लेनर डेंसिटी एटॉमिक प्लेनर डेंसिटी, एटॉमिक प्लेनर डेंसिटी। ये सब चार्ट याद रहेगा तो कंपटीशन के ये सब बहुत काम देगा। देखो तो इसका क्या होगा, फर्स्ट का 100 का एटम 1 है तो 1/a² एरिया, सिर्फ एरिया से डिवाइड करना था। इसका 110 का होगा 1/√2 का स्क्वायर नहीं, और उसके बाद 11 का हो गया 1/√3a²। इसी तरह से हो गया, ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक का। अब चलेंगे बीसीसी में, तो बीसीसी में भी 1/a² होगा, इसमें सिर्फ हो जाएगा 2/a², इसमें और सब में तो 1/a² होगा तीनों प्लेन का। अब इसी तरह से 110 का होगा, सबका सेम हो जाएगा, केवल इसका होगा 110 का कितना होगा 2, 110 का 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और नीचे में तो एरिया सबका सेम है, और 11 का है 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से होगा इसका 4/3, सर बीसीसी का 1/2√3a² ना, हाँ हाँ 2√3a²। इसका आएगा 4/, हाँ इसका आया था 4/3√3a² हो जाएगा, इसका 2/√2 हो जाएगा 110 का 2/√3a² होता है, समझ गया ना, 2/√3a², 2/√3a², 2/√3a² इसका भी 1 करने होगा, 1/√3a² होता है इसका भी, समझा। खाली एफसीसी में हो जाता है 4/√3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाता है, समझा। क्योंकि इसका एरिया जो हो जाता है ना √3/2a², इसीलिए ऊपर चला जाता है एफसीसी के केस में। नहीं, ये याद रखने का तरीका है। हो गया, ये हो गया प्लेनर डेंसिटी, याद रखने का तरीका। तो ये जो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे ना, h² k² प्लस l², तो 1/√2 होगा।
समझ गया? ये चार्ट याद रखना है। ध्यान रखने वाला बात यही FCC में 110 का 2/√3 लिखे हैं ए स्क्वायर ये 110 का नहीं 110 FCC 110 ये जी इसका 2/√, सबसे नीचे 110 का अच्छा 1/√3 ए स्क्वायर लिखे हैं। नहीं सर, सबसे नीचे बोल रहे हैं 110 का FCC में, ये इसके बगल वाला जी। हाँ सही बोल रहे हो भाई। हाँ ठीक है, वही है 4/√3 इसमें। उसके बगल वाला √3 a स्क्वायर। अच्छा ये हाँ ये 2 है, √2 होगा ना 2/2 का ए स्क्वायर होगा, यही ना? जी सर, वही कुछ 2/2 का ए स्क्वायर होगा। देखो बात क्या है, इसे इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग होता है ना, देखो फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी जो हम बता रहे हैं इससे तुमको क्या पता चल रहा है, वो एक्स वाई ओ जेड विद थ्री म्यूचुअली मान लेते हैं परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं, तो मिलर इंडिसेस जो होगा फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होगा, यदि हम मान लेते हैं एक्स के एल का वैल्यू हम इस तरह से लिखते हैं 100, तो 100 किसकी को रिप्रेजेंट करता है? 100 रिप्रेजेंट करता है सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट जीरो है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है ना इसमें जो, तो इसको कहा जाता है फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम यूज करते हैं, और ये हो गया वन कोऑर्डिनेट सिस्टम 100, इसमें कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सिर्फ ये जो प्लेन है ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला प्लेन हो गया। समझ गया? टू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा 110 और टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया 110। समझा? मिलर इंडिसेस फॉर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होगा, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होगा 111। ये हो गया थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें तीनों है, तीनों कोऑर्डिनेट है। अब तुम देखो कि वन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन कितना प्लेन हो सकता है और कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो ये प्लेन, एक प्लेन इधर यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नहीं? तो हम यदि लिखते हैं फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, फॉर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो एक्स एक्सिस के लंब ही प्लेन हो सकता है, वाई एक्सिस के लंब भी हो सकता है, क्योंकि 001 होगा तो क्या होगा, मान लो 001 है तो प्लेन किधर हो गया, जेड एक्सिस के लंब हो गया। यदि मान लेते 010 है तो ये प्लेन कहाँ होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के लंब होगा, है कि नहीं? तो इसका भी क्या है, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कितना तरह से हो सकता है, प्लेन कहाँ कहाँ वह वन डायमेंशन के अलावा कहाँ कहाँ लाई कर सकता है उस प्लेन, तो वह प्लेन लाई कर सकता है। एक तो हो गया 100 हो गया, है कि नहीं? 010 लिख सकते हैं, 010 001 हो गया। तीनों एक्सिस के अलावा हो सकता है ना, तो तीनों एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ये प्लेन है, ये थ्री प्लेन एक्स वाई जेड कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन ये थ्री प्लेन जो लाई करेगा
वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग लाई करेगा। तो जब पॉजिटिव के अलॉन्ग लाई करेगा तो निगेटिव में भी तो लाई कर सकता है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस के निगेटिव। तो निगेटिव के लिए क्या लिखते हैं? 1/0 0। इसका मतलब है कि ये प्लेन जो होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो प्लेन था उसके ठीक पीछे, उतना ही पीछे जितना वो आगे है। नहीं, यानी प्लेन ऐसे हो गया, यानी प्लेन क्रिस्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेट हो गया। तो हो सकता है वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस होगा, एक्स एक्सिस कंप्रेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेशन हो रहा है प्लेन का। 0 है 1 0 ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया वाई एक्सिस के निगेटिव साइड का प्लेन हो गया, और ये हो गया 0 0 1 हो गया जेड एक्सिस के नीचे चला गया प्लेन, इलोंगेट हुआ। तो टोटल ये कितना प्लेन हुआ? वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना प्लेन हुआ हो सकता है? 6 प्लेन हो सकता है। समझिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के निगेटिव, वाई एक्सिस के निगेटिव, जेड एक्सिस के निगेटिव। तो 6 टोटल नंबर हुआ है, समझ में? और इसका जो उस प्लेन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हुआ लाइन इंडिसेस। लाइन इंडिसेस हो गया। और जो इंटरसेप्ट करेगा कैसे? ये तो हो गया लाइन, इसको लिखते हैं इंटरसेप्ट वाला को यहाँ लिख देते हैं। तो इंटरसेप्ट जो होगा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा ए के, और वाई क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, वाई और जेड के पैरेलल हो जाएगा प्लेन। यह प्लेन जो होगा क्या होगा? एक्स और जेड के पैरेलल होगा। नहीं, एक्स और जेड के पैरेलल होगा। ये प्लेन क्या होगा? एक्स वाई के पैरेलल होगा, जेड एक्सिस पे कट करेगा। नहीं, अरे समझ में? अब इसी के लिए अपोजिट हो गया, इसी के नीचे चला जाएगा पैरेलल। एक्स एक्सिस के जो हो गया वाई और जेड के पैरेलल हो गया, वाई और जेड को पैरेलल। तो ये पैरेलल पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। वन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। इसी तरह से प्लेन जो होगा टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम चलते हैं, तो टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो सकता है? टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया 1 1 0 1। टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका कितना पेयर बन सकता है? पहले तो देखेंगे ये टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो 1 1 0 हो सकता है, इससे 3 बनेगा पेयर। पहले हो सकता है 1 1 1 0 है तो 1 0 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या 1 0 1 पहले तो यही हो गया 1 1 0 1 0 1 0 1 1। ये सभी क्या है? टू डायमेंशन में है। ये जो कट करेगा कहाँ कहाँ पे? ए पे कट करेगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। यह कट करेगा एक्स एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे कट करेगा। ये जो है एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा, कहाँ कट करेगा? तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कट करेगा इंटरसेप्ट। लेकिन ये सभी किधर कट कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ठीक इसके निगेटिव भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस देखो ये कहाँ कट कर रहा है? एक्स और वाई प्लेन पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, एक्स वाई पे कट कर रहा है। तो निगेटिव में भी तो जा सकता है। नहीं, सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी तो हो सकता है। हाँ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव यही कह रहे थे कि हो सकता है कि ए हो पॉजिटिव वाई निगेटिव हो। नहीं, तो कितना हो सकता है? तो 1 निगेटिव होगा
तो 1 माइनस कर देंगे, 1 1 0 हो जाएगा नहीं। 1 0 लिख सकते हैं। ये कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, समझिए। 1 0 1 लिखे हैं, 1 0 1 निगेटिव में कट कर रहा है, 0 1 1 है, इस पर निगेटिव में कट कर रहा है, समझिए। एक्स एक्सिस के निगेटिव में कट कर, यहाँ एक्स एक्सिस के निगेटिव में कट कर रहा है दोनों में, और एक वाई एक्सिस के निगेटिव में कट कर रहा है। इसी तरह से वाई एक्सिस का निगेटिव लेंगे सब में, तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। 1 निगेटिव हो जाएगा, इसमें जेड निगेटिव, दोनों में जेड निगेटिव होगा, इसमें वाई निगेटिव हो गया, समझ आप? अब दोनों निगेटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, जेड भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव और जेड भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो टोटल इतना प्लेन हो सकता है, टोटल 9 प्लेन हुआ। इससे पहले वाले में कितना था? 3 प्लेन था, 12। समझिए। इसका जो तो टोटल कट कर 12 रहा है, है, ऊपर वाला भी काउंट हाँ, करना। है ना? यदि अलग अलग कट करेगा, डिफरेंट इंटरसेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी हो गया, इनफिनिटी हो गया। अलग अलग भी हो सकता है ना, ए बी सी, या सी क्या हो गया? इनफिनिटी। यहाँ बी क्या हो गया? इनफिनिटी। यहाँ ए हो गया इनफिनिटी। ऐसा भी हो सकता है ना, इंटरसेप्ट ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे, अलग अलग होगा। इसमें ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू इनफिनिटी हो गया, समझिए। इसी तरह से हो गया 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, है समझ में? सिस्टम हो गया, इसमें 8 हो जाएगा। हाँ, सब कैटेगराइज कर दो इसको, सब कैटेगराइज। कितना हो जाएगा? 8। समझ दिया। 1 निगेटिव लेते हैं, 1 निगेटिव 1 1 हो सकता है, उसके बाद फिर दोनों निगेटिव हो सकता है। पहले y को निगेटिव कर देते हैं, फिर z को निगेटिव कर देते हैं। 1 निगेटिव 1 1 z निगेटिव, अब y को करेंगे निगेटिव सब में, ठीक। दो नेगेटिव वाला भी करना। y और z निगेटिव हो गया, अब दोनों निगेटिव हो जाएगा, x y y z x z y भी निगेटिव,
या वाई जेड इसी तरह से यहाँ हो जाएगा वाई YZ जेड निगेटिव कर देते हैं, एक्स पॉजिटिव, वाई जेड एक्स जेड अब होगा एक्स जेड दोनों निगेटिव वाई पॉजिटिव, क्या हो गया आगे समझ में, अब तीनों निगेटिव होगा जी आगे समझ में, 1 2 4 5 6 7 क्या हो गया। इस तरह से हम सब कैटेगराइज करते हैं। मिलर इंडिसेस हो गया, मान लीजिए दिया हुआ है 200 मिलर इंडिसेस, इसमें एच एच के एल हो गया, एच का वैल्यू 2 हो गया, के का वैल्यू 0, एल का वैल्यू क्या हो गया मिलर इंडिसेस के। जी इंटरसेप्ट निकालना है, विश इंटरसेप्ट, विश इंटरसेप्ट क्या होता है, विश साइंटिस्ट का नाम है विश इंटरसेप्ट, इसको कर देंगे 1/2 1/0 1/0 1/0 जी नहीं, इंटरसेप्ट कर देंगे, हो जाएगा 1/2 इंफिनिटी हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही जाएगा इसमें 1/2 इंफिनिटी, इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे 1/2 पे कट करेगा प्लेन और वाई जेड के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो गया, जी यानी प्लेन होगा इस तरह का। एक्स एक्सिस जो है ना ये आप एक्स एक्सिस इसी को लेते हैं, इसको पीछे खींचने में ठीक रहता है, वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई एक्स ये हो गया, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है a/2 पे, तो a पूरा a है तो a/2 बीच वाला ये पॉइंट लेंगे ना, जी सर या a/2 पे कट कर रहा है, समझ गया ना, एक्स प्लेन में a/2 वाई जेड के पैरेलल a/2 समझ गया, जी सर ये हो गया, इंफिनिटी पे कट कर रहा है ना किसको, वाई और वाई और जेड जेड को, समझ गया, वाई जेड को वाई एक्सिस ऐसे है, नहीं कटता समझ गया, इसमें तो एक्स एक्सिस ऐसे लिए है, एक्स एक्स पे कट कर रहा है, ठीक है ना, यानी प्लेन जो है ना सिर्फ ऊपर में है, क्योंकि दूसरे प्लेन को वाई और जेड को नहीं कट कर रहा है, ये प्लेन जो है ऊपर में ऐसे है, ऐसे, समझ गया, पैरेलल है, जेड एक्सिस इधर मान लिया, एक्स एक्सिस पैरेलल है ऊपर, है समझ में, मान लो कि 220 है, एच के एल
जीरो वैल्यू दिए हुआ है मिलर इंडिसेस। विच इंटरसेप्ट जो होगा 1/2 1/2 और 1/0 कर देंगे ना, हो गया जीरो 1/2 1/2 इन्फिनिटी हो गया जेड के इंटरसेप्ट। पैरेलल हो जाए। हाँ ये x y x समझा, ये कट कर रहा है 1/2 x एक्सिस को 1/2 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है a/2। y एक्सिस पूरा ये है, तो मान लीजिए हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2, तो दोनों a/2 और a/2 को मिला देंगे, हो गया ना, हो गया ना, ये भी a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। x और y पर a/2 पे कट कर रहा है ना, ठीक है। जी सर। तो इसको क्या करेंगे, हो गया ये प्लेन आ गया, आया समझ में, यानी जेड एक्सिस को नहीं काट रहा है। यदि दोनों 2 रहता, सब तीनों रहता 2 2, तो ये 1/2 होता नहीं, हो जाता, तो क्या हो जाता, एक्स वाई जेड तीनों पे इक्वली कट करता, यानी ये यहाँ, ये भी यहाँ हो जाता, ये प्लेन ऐसे हो जाता, a/2 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 हो जाता है, समझ में, a/2 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 ये प्लेन हो जाता, समझ गया। जी सर। अब कल पढ़ाएंगे डिस्टेंस का, अभी प्लेन का लोकेशन समझा दिए, लाइन इंडिसेस एंगल कैसे निकालेंगे, अब प्लेनर डेंसिटी आप सब समझ में आ गया। सर प्रीवियस ईयर में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन कहाँ पूछा है? इस बार पूछेगा।